आज हरियाणा का बजट पेश किया गया है और बजट पर ही प्रतिक्रिया लेते हैं। इसमें हमारे साथ वंदना पोगली प्रदेश प्रवक्ता साथ में हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया है बजट को लेकर। क्या कुछ बजट में सरकार ने दिया गया है, क्या कुछ राहत मिलेगी इस बजट से, क्या कुछ रेवाड़ी को नई सौगातें भी दी गई हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो वंदना जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद। दीदी, क्या कहेंगे, आज बजट पेश किया है? देखिए, मैं ये मानती हूँ आज मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रेज़ेंट किया है वो सभी वर्गों के लिए है और वर्तमान को सोचते हुए साथ में भविष्य की संभावनाओं पर भी उन्होंने ध्यान दिया है। तकरीबन 1,87,000 करोड़ का ये जो बजट है, पहले से तकरीबन 11.6% की बढ़ोतरी है। तो बजट में बढ़ोतरी हो रही है, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है और किस प्रकार से हम बाकी राज्यों का कंपैरिज़न करें, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में भी हम नंबर 1 पर चल रहे हैं। और जिस प्रकार से ये बढ़ोतरियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, वो दिखाता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, किस प्रकार से सुशासन जो उनका विचार था, जिसको लेकर वो चले थे, उसको लाने में कहीं किसी न किसी हद तक कामयाब रहे हैं। इस तरह से बात करें, पिछले कई सालों से एक बजट एम्स का मुद्दा लटका हुआ है। आज पूरे 9 वर्ष बीत गए लेकिन एम्स की आधारशिला तक नहीं रखेगी। इस बजट में भी घोषणा की है, क्या आपको लगता है आप कुछ सरकार करवा पाएगी? देखिए, एम्स के जो टेक्निकल इश्यू थे वो मुझे लगता है कि हम सब उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। अब क्योंकि रजिस्ट्री हो चुकी है, सब कुछ तैयार है। फिलहाल मुझे लगता है इनॉग्रेशन ही बाकी है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने खुद इसको बजट में अनाउंस किया है कि इस साल से जो एम्स का निर्माण है वो शुरू हो जाएगा। तो ये बड़े हर्ष की विषय है रेवाड़ी वासियों के लिए भी, क्योंकि रेवाड़ी के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहा हमारे जितने भी एरिया हैं लगते हुए, उन सबको फ़ायदा होगा, जॉब्स भी मिलेंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेंगी ही। एक बस स्टैंड का मामला लटका पड़ा था लेकिन अब बजट में उसका जिक्र तक नहीं किया गया। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ को मानिए कि पिछले कुछ समय से बजट को लेकर जो चीज़ें कही जाती थी उसमें बदलाव आया है। अब अगर कोई नई परियोजना घोषित करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि बजट का इंतज़ार किया जाए, कभी भी कोई भी परियोजना घोषित की जा सकती है। तो आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि जो हमारा बस स्टैंड का मामला है वो भी जल्दी सुलझ कर वो बनेगा। एक बायोगैस की बात हो रही थी, बायोगैस की घोषणा की गई, एक बायोगैस प्लांट की। एक दूसरा कहेगी लोकल बस। लोकल बस सेवा चलाने की रेवाड़ी में जी। बात की गई थी, वो एक घोषणा की गई है। जी। मुझे लगता है जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं उसमें कहीं न कहीं हमारे को फ़ायदा ही होगा। सिर्फ़ लोकल बस ही नहीं, बायोगैस प्लांट ही नहीं, चाहे डिस्ट्रिक्ट में 2 स्कूल हैं या जितना भी अमाउंट आ रहा है, पीछे भी सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए गए कि आप उन 5 करोड़ के जो विकास कार्य हैं वो कराइए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी लगातार मुझे लगता है कि जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, आप सिर्फ़ पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात ही कर लें। जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछ रहा है, बावल में नया बस स्टैंड बना है, नया महाविद्यालय रेवाड़ी में भी बना है, बावल में भी बना है। तो इसमें अगर हमारे यहाँ का विधायक कांग्रेस का है तो भी उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। जो समान विकास की वो बात कहते हैं, वो पूरे उतरे हैं और समान विकास किया जा रहा है, तो आगे और योजनाएँ लगातार आती रहेंगी। जिस तरह से पहले स्कूल भी बंद किए गए, कम बच्चे संख्या होने की वजह से या कुछ दूसरी परिस्थितियाँ होने की वजह से, लेकिन आज बजट में ये भी पास किया गया कि खंड स्तर पर 2 स्कूल बनाए जाएंगे। जी। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि स्कूल बंद किए गए हैं। एक ही बिल्डिंग के अंदर अगर 2 स्कूल चल रहे हैं तो उसके लिए 2 अलग हेड चाहिए, पीटीआईज़ अलग चाहिए, ड्राइंग टीचर अलग चाहिए। अब उसी एक ही बिल्डिंग के अंदर 2 स्कूल को मर्ज करके 1 स्कूल कर दिया, बंद कोई नहीं हुआ। दोनों स्कूल वहीं पर हैं, बच्चे वहीं पर हैं, लेकिन अगर एक पीटीआई एक्स्ट्रा है तो उसको हम किसी और स्कूल में भेज सकते हैं। एक हेड एक्स्ट्रा है तो उसको किसी और स्कूल में भेज सकते हैं। ये मर्जर हुआ था, बंद नहीं हुआ। और शिक्षा में मैं मानती हूँ मुख्यमंत्री जी ने वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। सक्षम योजना लेकर आना कि जो पिछला नहीं आता, कक्षाओं का नहीं आता, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना या सुपर 100 में बच्चों को स्पेशली प्रशिक्षित करना ताकि वो आईटीआई में जा सकें, आईआईएम में जा सकें। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम जब भी शिक्षा की बात करते थे तो क्या पुरानी सरकारें बिल्डिंग्स दिखा देती थी या कंस्ट्रक्शन करके दिखा देती थी, लेकिन उस बेसिक चीज़ को किस तरह से बढ़ावा देना कि शिक्षा बच्चों तक पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है, एक बड़ी बात है जो मुख्यमंत्री जी ने की। कौशल विकास रोजगार की तरह क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के, किस तरह से लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया जाएगा? देखिए, डीसी रेट पर जिस प्रकार से पहले नौकरियाँ मिलती थी या उससे पहले अगर मैं सरकारी नौकरियों की बात करूँ तो हम ये कहते थे कि खर्ची-पर्ची के बिना नौकरी नहीं मिलती। तो सरकारी नौकरियों में हमने देखा कि कोचिंग सेंटर में बच्चों की भीड़ बढ़ने लगी है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। लेकिन डीसी रेट पर अभी भी कुछ इसी तरह के प्रोविज़न थे कि जो अपना है या कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि अपना बढ़ाना चाहते हैं उसको आगे कर
उसको नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में वो एनरोल्ड होगा, उसके इनकम के बेसिस पर, उसकी योग्यता के बेसिस पर उसको नौकरी मिलेगी। जो परिवार जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको पहले नौकरी मिलेगी। तो यही तो सब सिस्टम हम चाहते थे। तो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होगा ये बजट? देखिए मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ पर कौशल रोजगार की बात करें तो महिलाएं भी प्रशिक्षित होंगी, स्कूल खुल रहे हैं तो महिलाओं को भी स्कूल मिलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए भी जैसे 112 नंबर जो डायल नंबर हमने शुरू किया है, आप हैरान होंगे पूरे देश में सबसे कम टाइम की रिपोर्टिंग है, कम टाइम पर जो है पुलिस पहुंचती है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रिशिएट किया है कि इतने कम समय में रिपोर्टिंग हो जाती है। तो रिपोर्टिंग होने में भी एक ये डर रहता है कि कुछ गड़बड़ करी तो फट से पुलिस आ जाएगी, पकड़ ले जाएगी। तो मुझे लगता है महिलाओं के लिए भी हर तरह से जो काम जो है वो हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। एक विपक्ष इस बजट को नकार रहा है। आप इस बजट को कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगी और विपक्ष तो नकारेगा ही। मुझे लगता है वो तो इस चीज़ को भी सहन नहीं कर पाते कि मोदी जी जो है विश्व में एक बड़े नेता के रूप में एस्टैब्लिश हो रहे हैं। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। किस प्रकार से पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से धारा 370 हटाई गई, राम मंदिर बन रहा है, इतने बड़े-बड़े निर्णय हो रहे हैं। किस प्रकार से हमने पाकिस्तान को मुँह-तोड़ जवाब दिया। हरियाणा में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता था, उसको ख़त्म करके, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही मिशन है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करके हम ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ें। तो ये सब उनको सहन नहीं हो रहा, उनके पास जवाब ही नहीं है। कभी राहुल गांधी आर्मी पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि हमारे सैनिक पिट रहे थे। मतलब बड़ी हैरानी की बात है, अरुणाचल प्रदेश में सभी ने देखा कि किस प्रकार से वीडियो में हमारे सैनिकों ने उनको पीटा। या तो इनके सैनिक भारत के नहीं थे, जो ये कह रहे हैं हमारे सैनिक पिट रहे थे, या तो चाइना के सैनिकों को ये अपना मानते हैं, या फिर इनको दिखाई देना बंद हो गया। तो जब देश को भी मोदी विरोध में, देश विरोध में कब चले जाते हैं इनका पता नहीं चलता, तो बजट विरोध तो छोटी सी बात। 2024 के चुनाव में कितना बेनिफिट मिलेगा? देखिए 2024 के चुनाव की अगर बात करें तो कई बार हमें कह दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। मुझे लगता है लोकतंत्र में चुनाव जीत कर इसलिए आया जाता है ताकि लोगों की सेवा की जा सके। अगर पहले दिन से सेवा कर रहे हैं तो वो तैयारी ही है, और वो तैयारी हम लगातार करते रहते हैं। और 24 में मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं केंद्र की बात करूँ तो फिर से मोदी सरकार तो है ही, और यहाँ पर हरियाणा में फिर से खट्टर सरकार, और बहुत अच्छे नंबर ऑफ सीट से हम जीतेंगे। देखिए, ये थे वंदना पोपले जिनसे हमने बात की है। इन्होंने बजट को 10 में से 10 अंक दिए और इन्होंने कहा कि ये बजट देखते हुए केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से सत्ता में आएगी। और साथ ही एक बड़ी घोषणा जो एम्स को लेकर चल रही थी, उसकी घोषणा भी आज इस बजट में की गई है कि इस साल में उसकी शुरुआत की जाएगी। ये एक रेवाड़ी के लिए अच्छा कदम है। महेंद्र भारती, पंजाब केसरी, रेवाड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।